पीएम मोदी ने जेलेंस्की से की बात, रूस यूक्रेन के बीच सीधी बातचीत की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने आज यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की से फोन पर बात की। फोन कॉल करीब 35 मिनट तक चली। दोनों नेताओं ने यूक्रेन में स्थिति पर चर्चा की। भारत सरकार के सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री ने रूस और यूक्रेन के बीच जारी सीधी बातचीत की सराहना की। पीएम मोदी ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने में यूक्रेन सरकार की ओर से दी गई सहायता के लिए राष्ट्रपति जेलेंस्की को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने सूमी से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए जारी प्रयासों में यूक्रेन सरकार से निरंतर समर्थन भी मांगा। भारतीय दूतावास ने कहा कि सूमी में फंसे भारतीय छात्रों को पोल्टावा के रास्ते पश्चिमी सीमाओं तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए उनकी टीम पोल्टावा सिटी में तैनात है और इसके लिए निश्चित समय व तारीख जल्द ही जारी की जाएगी। दूतावास ने छात्रों से शॉर्ट नोटिस पर जाने के लिए तैयार रहने को भी कहा है। इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन ने अनुरोध के बाद रूस से आज यूक्रेन में फंसे विदेशियों के लिए मानवीय गलियारे खोलने के लिए भारतीय समय अनुसार दोपहर 12:30 बजे से संघर्ष विराम की घोषणा की है। दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग केस में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक। दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक को मुंबई की स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले ईडी ने मलिक को 7 मार्च तक हिरासत में भेज दिया था। ईडी ने मलिक को भगोड़े अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 23 फरवरी गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री और एनसीपी के प्रवक्ता मलिक को 8 दिन की ईडी हिरासत में भेजा गया था। हालांकि बीते गुरुवार को उनकी हिरासत को बढ़ाकर 7 मार्च कर दिया गया। ईडी के अधिकारियों ने कहा था कि मलिक के 1993 के मुंबई बम विस्फोटों से जुड़े लोगों से संबंध थे। एजेंसी का कहना है कि ये जांच भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम, उसके सहयोगियों और मुंबई अंडरवर्ल्ड की गतिविधियों से संबंधित है। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने कहा था कि मलिक की गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित है और मुसलमान होने के कारण उनका नाम अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जोड़ा जा रहा है। पवार ने मलिक के इस्तीफे की विपक्ष की मांग भी खारिज कर दी। रांकपा प्रमुख ने कहा कि मलिक की गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित है। उनका नाम दाऊद इब्राहिम से इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि वह मुसलमान हैं। मलिक और उनके परिवार के सदस्यों को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है, लेकिन हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए राहत की खबर। 15 दिनों में शुरू हो रहा आश्रम अंडरपास, ट्रैफिक से मिलेगी निजात। दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। रिंग रोड के आश्रम चौक पर चल रहे अंडरपास का निर्माण कार्य अब अपने अंतिम चरण में है। ये कार्य 15 दिनों के भीतर पूरा हो जाएगा। 22 मार्च से ये अंडरपास ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ अंडरपास के निर्माण कार्यों का जायजा लिया। इतना ही नहीं, उप मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन आश्रम फ्लाईओवर और प्रगति मैदान के पास बन रहे अंडरपास के निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की। सर, आश्रम फ्लाईओवर का ऑपरेशन करना है, कब तक से खोल रहे हैं आम जनता के लिए? ये आश्रम अंडरपास का मैंने इंस्पेक्शन किया है और कोविड की वजह से जो लॉकडाउन बीच में लगे, इसकी वजह से काम काफ़ी डिले हुआ, क्योंकि एक बार लॉकडाउन लगता है तो मजदूर चले जाते हैं, काम करने पर रेस्ट्रिक्शन लग जाती है, फिर काम शुरू होने में थोड़ा टाइम लग जाता है स्पीडअप होने में। पर अब सारा काम बहुत स्पीडअप हो गया है और अगले 15 दिन में यहाँ पे हम ट्रैफिक खोल देंगे। यहाँ पे छोटा मोटा कोई काम बच जाएगा, लेकिन 15 दिन के अंदर अंदर इसमें ट्रैफिक शुरू हो जाएगा। तो आज 7 मार्च है, 22 मार्च तक हम ये सुनिश्चित कर लेंगे कि यहाँ पे अब जनता को कोई प्रॉब्लम ना हो और इससे यहाँ लाखों लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ जो आश्रम फ्लाईओवर बन रहा है वो भी काम डिले हुआ, वो अभी अगस्त तक पूरा होगा। सर, एक जो प्रगति मैदान का जो अंडरपास है सर, माइक नीचे कब तक कर रहे हैं सर उसका काम? वो प्रगति मैदान का जो अंडरपास है उसमें उसकी डेडलाइंस तो कई है, वेरियस डेडलाइंस हैं, उसमें अलग अलग सड़कें हैं, अलग अलग जो सड़कें बन रही हैं उसकी वेरियस डेडलाइंस हैं। तो मई तक काफ़ी हिस्सा उसका पूरा होगा। सर, व्हाट अबाउट द एग्जिट पोल दैट एग्जिट पोल आना शुरू हो जाएंगे? सो व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ पंजाब, स्पेशली इन पंजाब सर? पंजाब में यूक्रेन में युद्ध के दौरान घायल हुए भारतीय छात्र हरजोत सिंह की आज हो रही वतन वापसी। दिल्ली के छतरपुर एक्सटेंशन के रहने वाले हरजोत सिंह, जो कि यूक्रेन में चल रहे युद्ध के दौरान गोली लगने से घायल हो गए थे, उन्हें अब भारत सरकार वतन वापस लेकर आ रही है। दिल्ली के निवासी हरजोत सिंह को ऑपरेशन गंगा के तहत दिल्ली लाया जाएगा, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री जनरल बीके सिंह ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हरजोत सिंह वह भारतीय है जिन्हें कीव में युद्ध के दौरान गोली लग गई थी। अफड़ा तफड़ी में उनका पासपोर्ट भी गुम हो गया था। शहर सूचित कर रहा हूं कि हरजोत सोमवार भारत हमारे साथ पहुंच रहे हैं। आशा है घर का खाना और देखभाल के साथ शीघ्र ही स्वास्थ्य वर्धन हो जाएंगे। हमने आपके बारे में पढ़ा देखा, अभी आपसे बात हो रही है
क्या हुआ था थोड़ा बताएं आप, और किस तरह से आप पर गोलियां बरसाई गई और कैसे आप निकल के आए वहां से? सर ये वाकया 27 तारीख का है, पिछले लास्ट मंथ का। मैं कीव से लवीव जाने के लिए, एक वोक्जालना स्टेशन है जहाँ से सारी ट्रेन मूव होती हैं हर सिटी के लिए, मैं वहाँ से ट्रेन लेने के लिए गया। मैंने 3 से 4 बार ट्राई किया, ट्रेन में बोर्डिंग नहीं हो पाए। एट द एंड फिर हमने डिसाइड किया कि हम प्राइवेट कैब बुक करते हैं। कैब्स के रेट बहुत हाई थे। अगर इंडियन करेंसी में देखा जाए तो नॉर्मल डेज में वो 3-4 हज़ार में हो जाता है, 5,000 हार्डली। बट उस दिन हमसे डिमांड करी गई $4,000, $3,000। ओह, तो लास्ट में मैंने $1,000 में डील फाइनल करी। हम 3 बंदे थे, 3 बंदों ने 3 बंदों ने अपना शेयरिंग किया और कैब में निकल पड़े। हमने 3 चेक पॉइंट क्रॉस किए। जो तीसरा चेक पॉइंट था वहां से हमको रिटर्न करने के लिए कह दिया गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप आज की जगह कल ट्रैवलिंग करिएगा, वो ज़्यादा बेटर है, रात को सिक्योरिटी रीजन के कारण सिक्योर नहीं। हमने कहा ओके। देन हम वापस अपनी सिटी में आ रहे थे, तो कीव सिटी के अंदर ही मेरे ऊपर, जैसे हम कैब में बैठा हुआ था, मैं बैक साइड में लेफ्ट हैंड साइड में मेरी आंखों के सामने एक गोली रेड कलर की बुलेट थी, एकदम चीखती हुई शीशा क्रॉस करके निकली। उसके बाद हम सब होपलेस हो गए, गाड़ी के अंदर नीचे बैठ गए। नीचे बैठने के बाद सर फायरिंग दबा के हुई। 3-4 बंदे लाइक जैसे सामने से मतलब जमीन पे, और 3-4 बंदे ऊपर बिल्डिंग से फायरिंग कर रहे थे कंटिन्यू। AK-47 थी उनके पास। उसके बाद हमने सर स्लोली डोर्स ओपन करे। मैंने खुद को बचाने के लिए अपने हाथ छाती से टच करके जमीन पे लेट गया, फुटपाथ का सहारा लेके। देन उसके बाद सर 2 बुलेट्स मेरी एक घुटने में लगी थी लेफ्ट हैंड साइड के, एक गोली सर मेरी दूसरे लात को चीरती हुई निकल गई थी, और एक गोली सर मेरे इस हाथ से एंटर करते हुए मेरी चेस्ट के अंदर एंटर कर गई थी। फिर उसके बाद सर मैं बेहोश हो गया था। मेरी आंखें खुलती थी तो मेरे को सिर्फ इतना दिखता था कि हल्का हल्का रोशनी, ठंडी हवा, क्योंकि उस वक्त टेम्परेचर डॉक्टर्स ने मेरे को बताया कि -2 था। 2 तारीख रात को 10 बजे मेरे को होश आई थी कि डॉक्टर्स ने मेरे को सारा एक्सप्लेन किया कि सर आपको गोली लगी थी, वहां से हमने आपको रिसीव किया, 3-4 घंटे आप सड़क पे पड़े रहे थे, आपका ब्लड निकल चुका था। फिर इन्होंने मेरे को जो बुलेट थी जो चेस्ट के अंदर, वो इन्होंने निकाल दी है। पेन है सर बॉडी में, मेरी जो सी लेफ्ट लेग है उसमें से भी बुलेट निकाल दी गई है, एंड उसको प्लास्टर कर दिया गया है। आप कहाँ के रहने वाले हैं, और आपका टच में आए आपकी फैमिली अभी? बिल्कुल सर, मैं इंडिया दिल्ली का रहने वाला हूँ, छतरपुर एक्सटेंशन जहाँ मैं रहता हूँ। कौन से ईयर में आप पढ़ रहे थे यहाँ पे? हाँ जी सर, मैं सर यहाँ पे IT स्पेशलिस्ट हूँ मैं, तो ITs में फर्दर स्टडीज कर रहा था। बट ये है कि इसमें पहले हमें यहाँ की लॉ के अकॉर्डिंग हमें लैंग्वेज में पहले फर्स्ट हमें एक क्वालिफिकेशन करनी पड़ती है, तो मैं लैंग्वेज में था फर्स्ट। तो अभी आप कौन से हॉस्पिटल में एडमिट हैं, आप अपना बताएंगे? सर यहाँ पे ये हॉस्पिटल का नाम है कीव क्लिनिकल हॉस्पिटल, सेंट्रल ऑफ कीव। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम न्यूज टॉक।